हेलो दोस्तों, इस कहानी में हम देखेंगे कि एक मोबाइल रिपेयर करने वाला लड़का कैसे बनता है करोड़पति। कहानी की शुरुआत में हम 20 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम जिंक है। वो एक डॉक्टर के पास जाता है। जिंक की एक छोटी सी बहन भी है जिसको हार्ट की बीमारी है। डॉक्टर उससे कहते हैं अगर जल्दी अपनी बहन का ऑपरेशन नहीं कराया तो वो मर भी सकती है। दरअसल यही बीमारी इसकी माँ को भी थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई और इसके फादर भी इन्हें छोड़ के जा चुके हैं। अब सिर्फ जिंक ही अपनी बहन का ख्याल रखता है। जिंक की एक छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान भी है जिससे वो अपनी जिंदगी जैसे तैसे काटता है। एक दिन जिंक का दोस्त उसे मिलने के लिए बुलाता है। उसका दोस्त एक वेयर हाउस में काम करता है जहाँ वो जिंक को बुलाता है। वो जिंक को बहुत सारे बॉक्सेस का पहाड़ दिखाता है जिनमें सेकंड हैंड मोबाइल्स होते हैं। इन मोबाइल से माइनर सी प्रॉब्लम होती है। जिंक का दोस्त उसे बताता है जो इन मोबाइल्स का मालिक है उसे जेल हो चुकी है। अब इन मोबाइल्स का कोई मालिक नहीं। अगर तुम चाहो तो इन्हें ठीक करके मार्केट में बेच सकते हो जिससे तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। बस बदले में तुम्हें मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे। जिंक के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, लेकिन वो इन मोबाइल्स को खरीदना चाहता है जिसे वो बेच के पैसे कमा सके और अपनी बहन का इलाज भी करा सके। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। जिंक एक मोबाइल को अपने घर लाता है और उसे पूरी रात ठीक करने की कोशिश करता है। फाइनली वो ठीक हो जाता है। फिर अगले दिन वो बैंक जाता है और अपनी दुकान को गिरवी रख के लोन के लिए अप्लाई कर देता है। इसके बाद वो एक मॉल जाता है जहाँ पर सेकंड हैंड मोबाइल की शॉप होती है। जिंक उस शॉप ओनर को अपना मोबाइल दिखाता है जो कि उसने पूरी रात रिपेयर किया था। वो शॉप ओनर से कहता है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे मोबाइल है जिन्हें मैं रिपेयर करके तुम्हें बेचूंगा, जिससे हम दोनों बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। शॉप ओनर उसकी बातें सुनकर मान जाता है। जिंक अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है जिससे उसे पता चलता है कि अगर उसने सारे मोबाइल्स बेच दिए तो उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, जिससे वो अपनी बहन का ऑपरेशन भी करा सकता है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो जाएगी। जिंक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब उसे बैंक से लोन भी मिल जाता है और वो सारे मोबाइल्स खरीद लेता है। 2 हफ्तों तक तो सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी गवर्नमेंट एक कानून लागू कर देती है कि अब मार्केट में सेकंड हैंड मोबाइल खरीदना या बेचना दोनों ही इलीगल होगा। जिंक को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो मॉल में शॉप ओनर से मिलने जाता है, लेकिन शॉप ओनर उससे मोबाइल खरीदने से मना कर देता है। अब जिंक पूरी तरह से फंस चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे और उसकी दुकान भी दांव पे लगी है। अगले दिन जिंक उस कंपनी में जाता है जिस कंपनी के उसके पास मोबाइल्स हैं। वो कंपनी के मैनेजर से मिलता है और कहता है मेरे पास तुम्हारी कंपनी के बहुत सारे सेकंड हैंड मोबाइल्स हैं, उन्हें मैं मार्केट में नहीं बेच सकता क्योंकि ये इलीगल है, लेकिन इन मोबाइल्स के पार्ट्स को हम अलग अलग कंट्री में बेचेंगे जिससे हमें बहुत फायदा होगा। मैनेजर उससे कहता है ये नहीं हो सकता क्योंकि वो सेकंड हैंड मोबाइल्स हैं, इसी वजह से उन मोबाइल्स के पार्ट क्वालिटी चेक में पास नहीं हो पाएंगे। तो जिंक कहता है कि मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, मैं मोबाइल्स के पार्ट्स को इतनी सफाई से निकालूंगा कि वो क्वालिटी चेक में पास हो ही जाएंगे। मैनेजर कहता है ठीक है, अगर क्वालिटी चेक में पास हो जाएगा तो मैं देखूंगा। इसके बाद जिंक अपनी दुकान आता है और मोबाइल्स के सभी पार्ट्स को बड़ी सफाई से निकालता है। फिर पार्ट्स की क्वालिटी चेक करवाने वो लैब जाता है और जब उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि इन पार्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि क्वालिटी चेक में पास हो गए हैं। जिंक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो सर्टिफिकेट लेके सीधे मैनेजर के पास जाता है और उसे बताता है कि मोबाइल्स के पार्ट्स क्वालिटी चेक में पास हो गए हैं, लेकिन मैनेजर अपनी बात से मुकर जाता है। वो कहता है मैंने सिर्फ क्वालिटी चेक कराने को कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं इसे बेचूंगा। ये सुन के जिंक का दिल टूट जाता है क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी और उसे डर भी था अगर उसने बैंक का लोन नहीं चुकाया तो उसकी दुकान भी उसके हाथों से चली जाएगी। फिर जिंक उसी कंपनी के ओनर के पास जाता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें लेट हो रहा होता है क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द एक ट्रेन पकड़नी है। इसीलिए वो जिंक से बात किए बिना वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जिंक अपने स्कूटर से उनका पीछा करता है और स्टेशन तक पहुँच जाता है। और जैसे ही ट्रेन निकलने वाली होती है वो ट्रेन को पकड़ लेता है और उनके सामने बैठ जाता है। वो ऑनर से कहता है मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस मुझे आपका 5 मिनट चाहिए। वो बताता है मेरे पास आपकी कंपनी के हजारों मोबाइल्स हैं जिनके पार्ट्स निकाल कर हम अलग अलग कंट्री में बेच सकते हैं और मैं कुछ मोबाइल के पार्ट्स निकाल कर उनका क्वालिटी चेक भी करा चुका हूँ। ऑनर उससे कहता है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कोई एडवांस नहीं दूंगा और ना ही कोई वर्कर दूंगा, ये तुम्हें खुद ही करना होगा। अगर काम हो जाए तो मुझे कॉन्टेक्ट करना। वो जिंक को अपना कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। अब जिंक को किसी भी कीमत पर सभी मोबाइल के पार्ट्स निकालने होंगे क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। अब जिंक को जल्द से जल्द एक टीम बनाना होगा और उसे एक जगह भी चाहिए जहां वो सभी मोबाइल्स को रख सके और टीम उसके लिए वहां काम कर सके। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन सब के लिए उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और अब उसकी दुकान भी छिन जाती है जो कि उसने गिरवी रख के बैंक से लोन लिया था। जिंक के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते तो वो अपनी स्कूटर बेच देता है। उसके पास कमाई का कोई भी जरिया नहीं होता तो वो अपने फ्रेंड के पास जाता है और उसके पैर पकड़कर उससे काम मांगता है। उसका दोस्त उसे विंडो क्लीनिंग के काम में लगा देता है, यानी कि हवा में
में लटक कर बिल्डिंग के शीशे को साफ करने में। किसी तरह वो एक जगह रेंट पे लेता है और उस जगह की साफ सफाई करके सभी मोबाइल्स को वहाँ ले आता है। अब उसको वर्कर्स की जरूरत है जो कि मोबाइल के पार्ट्स निकाल सके, क्योंकि ये काम वो अकेले नहीं कर सकता। लेकिन उसके पास सैलरी देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते, इसीलिए वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जिनको काम की सख्त जरूरत है, वो भी इसी फील्ड में। फाइनली वो एक लेडी से मिलता है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम किया करती थी। किसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी सुनने की शक्ति कम हो जाती है। इसी वजह से उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है। जिंग उसे अपना काम समझाता है और कहता है हम मिलकर काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेडी उसकी बातें सुनकर मान जाती है। इसके बाद वो दूसरे आदमी के पास जाता है जो कि एक कंपनी में मैनेजर हुआ करता था और उसे फाइटिंग का भी शौक था। एक फाइट के दौरान दूसरे फाइटर की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से उसे जेल हो जाती है। अब वो जेल से छूट चुका है, लेकिन उसके पास कोई काम नहीं है। जिंग उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। फिर वो एक गेमर के पास जाता है जो शादी करना चाहता है, लेकिन उसके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। जिंग उससे कहता है तुम हमारे साथ काम कर सकते हो। ऐसे ही करके वो और लोगों को ढूंढता है और अपनी टीम बना लेता है। उस टीम में कुछ सीनियर सिटीजन भी होते हैं और वो सभी अपने काम में माहिर होते हैं। पूरी टीम के लोग बहुत मेहनत करते हैं। जिंग अपनी कंपनी का नाम नाइस व्यू रखता है। जिंग को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उसे अपनी बहन का ख्याल भी रखना है और न ही उसके पास अर्निंग का कोई दूसरा सोर्स है। इसीलिए वो दिन में विंडो क्लीनिंग का काम करता है और रात में मोबाइल के पार्ट्स निकालता है। उस गेमर को एक लड़की मिल जाती है और वो शादी कर रहा होता है। जिंग और उसकी छोटी बहन भी उसकी शादी में जाते हैं और जब वो दोनों घर वापस आते हैं तो घर के ओनर ने एक नोट लिखा था। उसमें लिखा था तुमने 3 महीने का घर का किराया नहीं दिया, इसलिए तुम्हें घर खाली करना होगा। अब जिंग को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो कहाँ जाए, इसीलिए वो अपनी बहन को लेकर अपने फैक्ट्री जाता है और बॉक्सेस से अपनी बहन के लिए बेड बनाता है। जिंग को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी बहन की तबीयत भी ठीक नहीं है और वो उसे इन हालातों में रख रहा है, लेकिन वो क्या करे, उसके पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन उस फैक्ट्री का ओनर जहां जिंग ने अपनी कंपनी बनाई थी वो उससे कहता है तुमने कई महीनों से फैक्ट्री का रेंट नहीं दिया, अगर तुमने जल्दी रेंट नहीं दिया तो तुम्हें ये फैक्ट्री खाली करना होगा। जिंग के लिए सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, इसीलिए वो उस कंपनी के मैनेजर से मिलता है जिसके लिए वो मोबाइल के पार्ट्स निकाल रहा है। वो मैनेजर से कहता है मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मुझे कुछ एडवांस दे दो, लेकिन मैनेजर उसे मना कर देता है। वो कहता है मेरा बॉस तुमसे पहले ही डील कर चुका है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जिंग एक बार फिर हताश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है उसका सब कुछ खत्म हो चुका है। अब वो अपनी टीम के पास आता है और उनसे कहता है कि मैंने आज तक तुम लोगों को 1 रुपया भी नहीं दिया और शायद आगे भी न दे पाऊँ क्योंकि मेरे पास मेरे लिए भी पैसे नहीं है। अब ये फैक्ट्री भी खाली करना होगा, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हार सकता। ये सुन के सभी लोग उसका साथ देते हैं। वो लोग सभी मोबाइल्स को अपने घर ले आते हैं और घर से ही काम करना शुरू कर देते हैं। अब जिंग के पास कोई भी घर नहीं है, इसीलिए वो अपनी बहन को लेके एक नर्सिंग होम में रहता है। वो बहुत मेहनत करता है, दिन में विंडो क्लीनिंग का काम करता है और रात में मोबाइल्स के पार्ट्स निकालता है। काफी टाइम से वो सोया भी नहीं है। ऐसे करते करते 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और वो लोग भी सभी मोबाइल्स के पार्ट्स निकाल लेते हैं। इसके बाद जिंग सारे मोबाइल्स के पार्ट्स को एनएससी कंपनी में क्वालिटी चेक के लिए भेज देता है। कुछ दिनों बाद जिंग के साथ साथ सभी टीम मेंबर को कंपनी में बुलाया जाता है, जहां कंपनी का ओनर उससे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने जो भी मोबाइल्स के पार्ट्स भेजे थे वो सभी क्वालिटी चेक में पास हो गए, इसीलिए मैं तुम्हें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ। ये सुन के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसने इन सब के लिए बहुत मेहनत की थी। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब जिंग की सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। कुछ दिनों बाद वो अपनी बहन का ऑपरेशन भी करा लेता है। देखते देखते 6 साल गुजर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जिंग की नाइस व्यू कंपनी अब बहुत बड़ी हो चुकी है और जिंग उस कंपनी का CEO है। ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।